According to the geology and the modern science, there are three major divisions found beneath the Earth's surface. Those are lithosphere, pyrosphere and barysphere. In this video, today we all going to learn about the specification of those three layers. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स एक ऐसा संस्था है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में रिसर्च करते हैं। Now there is two terms, geodesy and geophysics. First, learn about geodesy. Geodesy is a science that deals with the curvature of the earth. यानी पृथ्वी का जो सरफेस है वो फ्लैट ना होके कर्व है। कितनी दूरी पे पृथ्वी का कर्वेचर कितना है इसके बारे में जो साइंस स्टडी करते हैं उसी साइंस को बोला जाता है जियोडेसी। ऑन द अदर हैंड जियोफिजिक्स एक ऐसा साइंस है that deals with the plate tectonics. There is oceanic plate and continental plate beneath the earth crust. Earth crust दो प्लेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। One is oceanic plate, another one is continental plate. तो इसी दो प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में या फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंस है उसी को बोला जाता है जियोफिजिक्स। तो इस दो साइंस की मदद से आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इन माई प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने दो मॉडल के ज़रिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जाने थे। दैट इज़ इन द 19th सेंचुरी एडवर्ड सुइस द फेमस जियोलॉजिस्ट जो बेसिक क्लासिफिकेशंस किए थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के, दोज आर सियल, सीमा एंड नीफे। टाइम के साथ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर और थोड़ा एडवांस भी हुआ था। हम लोगों ने देखा था जियोलॉजिस्ट टेम्परेचर एंड डेंसिटी की मदद से उसी तीन बेसिक क्लासिफिकेशंस को और थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके गए थे। दोज आर लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एंड बैरिस्फीयर। हमने प्रीवियस वीडियो में जो दो मॉडल का बात किए थे उस दो मॉडल में टेम्परेचर एंड डेंसिटी की फैक्टर थे। आज हम लोग इस मॉडल को समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के जरिए। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव के ज़रिए दो तरीके से हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पता लगाते हैं या जानकारी जुटा पाते हैं। कौन से दो तरीके? एक तो है मैनमेड। मैनमेड मतलब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से सिस्मिक वेव को अंदर भेज सकते हैं और वो वेव अलग अलग लेयर पे हिट करके हमें कुछ रीडिंग देते हैं सिस्मोग्राफ में जो रिकॉर्ड होते हैं। इसके मदद से हम पृथ्वी के अलग अलग लेयर के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक नेचुरल तरीका भी है, भूकंप के माध्यम से। जब पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर या उससे भी और नीचे कोई डीप फोकस पैदा होता है, उससे जो कंपन या वेव निकलते हैं वो पृथ्वी के सरफेस पे आके सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होते हैं और उसी रीडिंग से हमें पृथ्वी के अलग अलग लेयर के बारे में पता चलता है। तो हम लोगों ने देखा सिस्मिक वेव एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से हम लोग पृथ्वी के अलग अलग लेयर के बारे में और भी स्पेसिफिक तरीके से जान पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सिस्मिक वेव से मिला जानकारी के हिसाब से साइंटिस्ट ने या जियोलॉजिस्ट ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कैसे सजाए हैं। In modern days, the three layer of the internal structure of the earth is termed as crust, mantle and core. The upper portion of the earth is called crust, the middle portion called mantle and the lower portion is called core. First learn about the earth crust. Earth crust दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी इसमें हम लोग दो लेयर देख पाते हैं या दो सब लेयर देख पाते हैं। कौन कौन सा सब लेयर हम लोग देख पाते हैं? एक सियल, एक सीमा। आप लोगों को एडवर्ड सुइस के जो क्लासिफिकेशन याद हैं उसमें मैंटल को सीमा बताया गया था, लेकिन मॉडर्न डे साइंस के हिसाब से अर्थ क्रस्ट में ही दो लेयर्स हैं, दो सब लेयर्स हैं जिसको सियल और सीमा बोला जाता है। यानी अर्थ क्रस्ट के यानी अपर क्रस्ट में
जो पोर्शंस हैं उसमें Cl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, एंड द लोअर क्रस्ट में सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। इसका गहराई कितना है? इसका गहराई 0 से लेके 100 किलोमीटर तक है, जिसमें अपर क्रस्ट 0 से लेके 11 किलोमीटर्स एंड लोअर क्रस्ट 11 to 100 किलोमीटर्स की गहराई तक पाया जाता है। अपर क्रस्ट को हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट के रूप में देख सकते हैं और लोअर क्रस्ट को ओशियनिक प्लेट के रूप में देख सकते हैं। अब लोगों को मालूम है कि ओशियनिक प्लेट ज़्यादा भारी होते हैं एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ा हल्का होता है। जब दोनों कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आते हैं, यानी दो प्लेट एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं, उस दौरान ओशियनिक प्लेट नीचे दब जाता है और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जिस डेप्थ पे ये फंक्शंस होते हैं वो डेप्थ है 11 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में जो डिफरेंस है वो 11 किलोमीटर्स के गहराई पे देखने को मिलता है। और इस दो सब लेयर के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। नाम याद रखिएगा, द नेम इज कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, जो 11 किलोमीटर्स के गहराई पे देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? क्रस्ट के दो सब लेयर हैं, एक है अपर क्रस्ट जिसको हम Cl बोलते हैं, एक है लोअर क्रस्ट जिसको हम सीमा बोलते हैं। अपर क्रस्ट को हम कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बोल सकते हैं और लोअर क्रस्ट को हम ओशियनिक प्लेट बोल सकते हैं। दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी लाइन है उस लाइन का नाम है कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। अब इसमें टेम्परेचर का अगर बात करें तो अर्थ सरफेस से हम लोग जितना कोर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। तो उसका रेट क्या है? इसका रेट है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो 20 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर पे इंक्रीज करेगा। अब इसका रेट क्या इवनली होगा? नो, ये जो रेट है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये अप टू 40 किलोमीटर तक चलेगा। उसके बाद इसके रेट में चेंजेस आएंगे। इसके बारे में हम लोग वीडियो के नेक्स्ट फेज में आके बात करेंगे। क्रस्ट एक सॉलिड सरफेस है, मैंटल एक लिक्विड सरफेस है, लेकिन क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक ऐसा भी लेयर पाए जाते हैं जो सेमी सॉलिड होते हैं, और जिस लेयर के ऊपर हमारे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट तैरते रहते हैं। उस लेयर को बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। उस लेयर का नाम है एस्थेनोस्फीयर, और इसको लो वेलोसिटी जोन भी बोला जाता है। कारण क्या है? लो वेलोसिटी जोन इसको इसलिए बोला जाता है कि जब भूकंपीय तरंग हम लोग पृथ्वी के अंदर भेजते हैं या पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ रिसीव होते हैं, तब इस एस्थेनोस्फीयर में आके भूकंपीय तरंग का जो स्पीड है वो कम हो जाते हैं, उसके मात्रा कम हो जाते हैं। इसलिए इस लेयर को, एस्थेनोस्फीयर को लो वेलोसिटी जोन के रूप में भी जाना जाता है। नाउ टॉक अबाउट मैंटल। मैंटल इज द मिडिल मोस्ट लेयर ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। इसका डिस्टेंस पहले जान लेते हैं। हम लोगों ने क्रस्ट को ख़त्म किए थे 100 किलोमीटर की गहराई पे। ये 100 से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। और क्रस्ट की तरह ही इसमें भी दो सब लेयर देखने को मिलता है, जिसको हम अपर मैंटल और लोअर मैंटल के रूप में पढ़ेंगे। नाउ अपर मैंटल और लोअर मैंटल में क्या क्या डिफरेंस है? अपर मैंटल का जो डेंसिटी है वो करीब 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। लोअर मैंटल का डेंसिटी 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। इसका टेम्परेचर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अपर मैंटल का टेम्परेचर 2000 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं। लोअर मैंटल का जो टेम्परेचर है करीब 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं। तो ये जो धीरे धीरे टेम्परेचर का इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका एक नाम भी होगा। इसको बोला जाता है जियोथर्मल ग्रेडियंट। मैंने क्रस्ट के टाइम पे मैंने बोला था कि इसका जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग का जो रेट है वो इवनली नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर का इंक्रीजिंग होता है। क्रस्ट और मैंटल दो टोटल डिफरेंस लेयर होने के चलते इसमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा
तो इन दोनों लेयर को जो डिस्कंटिन्यूटी लाइन अलग करते हैं उसका नाम दिया गया है मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। इसको शॉर्ट में मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी बोला जाता है। मिस्टर मोहोरोविसिक इस डिस्कंटिन्यूटी लाइन का आविष्कर्ता हैं, इसलिए इस डिस्कंटिन्यूटी लाइन का नेम उसके नेम पे रखा गया है। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने जो मैंटल के दो पोर्शंस देखे, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल, इसमें भी हम लोगों ने कुछ डिफरेंस देखे। इसमें टेम्परेचर में डिफरेंस है, डेंसिटी में डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड डेंसिटी और सेडिमेंट्स, इसमें भी दो सब लेयर्स पाए जाते हैं और सब लेयर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी लाइन पाया जाता है उसको बोला जाता है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। क्या नाम है? रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक उसके नीचे और एक डिस्कंटिन्यूटी लाइन पाया जाता है जो लोअर मेंटल्स में कुछ कुछ डिफरेंस को दर्शाते हैं। उस डिस्कंटिन्यूटी लाइन का नाम है डाहम डिस्कंटिन्यूटी। तो हम लोगों ने मेंटल के बारे में क्या जाना? मेंटल 100 से लेके 2900 किलोमीटर गहराई तक देखा जाता है। इसमें दो सब लेयर हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी लाइन है उसका नाम है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी। नाउ टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट, द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज कोर। कोर एक ऐसा पार्ट है जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे जो सेडिमेंट हैं वो भी लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए, और भी ज़्यादा, मेंटल से भी ज़्यादा लिक्विड स्टेट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उस टेम्परेचर में कोई भी वस्तु सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाते। लेकिन एकमात्र कारण है कि इस एरिया में टोटल मास का दबाव है इतना ज़्यादा होता है, इस एरिया में इतना प्रेशर्स इसमें बिल्ड होते हैं, इसमें जो भी कुछ सेडिमेंट पाए जाते हैं वो सेडिमेंट एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। नाउ अगर कोर के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अगर सबसे पहले हम गहराई को लें, ये 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक होते हैं। हम लोगों ने देखा कि अर्थ का जो सेंटर पार्ट है जिसको सेंट्रोस्फीयर भी कहते हैं, इसको कोर बोलते हैं। कोर का भी दो सब लेयर हैं, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। और आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाला एक ट्रांजिशंस लाइन हमें देखने को मिलता है जो 4700 किलोमीटर्स में देखने को मिलता है। अब मैंटल और कोर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी लाइन होना चाहिए क्योंकि ये टोटली डिफरेंस लेयर है। इस लेयर के आविष्कर्ता हैं गुटेनबर्ग, इसलिए इस लेयर को बोला जाता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। नाउ हम लोग अगर शुरुआत से टेम्परेचर और डेंसिटी में अंतर को देखें तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो 800 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। यानी इस रेट पे बढ़ते हुए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से बढ़ते हुए क्रस्ट का टेम्परेचर 800 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। नेक्स्ट मेंटल का टेम्परेचर, अपर मेंटल का टेम्परेचर 2000 से लेके 3000 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। लोअर मेंटल का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। और कोर का टेम्परेचर अप्रॉक्स 4500 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। अगर डेंसिटी का बात करें तो क्रस्ट का डेंसिटी 2.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। अपर मेंटल का डेंसिटी 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। लोअर मेंटल का डेंसिटी 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। आउटर कोर का डेंसिटी 12.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। एंड द लास्ट वन इनर कोर का डेंसिटी अप्रॉक्स 17.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस मॉडल के बारे में बात किए थे उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर और डेंसिटी के ऊपर ही ज़्यादा बात किए थे, लेकिन इसमें टेम्परेचर और डेंसिटी के साथ साथ हम लोगों ने सिस्मिक वेव का सहारा लिया और सिस्मिक वेव के मदद से हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी जुटा पाए। अब हम लोग इसके और भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे कि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, मतलब 3 लेयर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी लाइन है, 2 मेन डिस्कंटिन्यूटी लाइन है, एक है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन, एक है मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी लाइन। इस लाइन का खासियत क्या है? हम लोगों ने बताया था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर का
डेंसिटी और टेम्परेचर अलग होने के चलते इन सभी लेयर का स्पीड, रोटेशनल स्पीड अलग अलग है, जिसको हम लोगों ने डिफरेंशियल मोशन के रूप में पढ़ा था। अब इस डिफरेंशियल मोशन के चलते आप क्रस्ट और मैंटल के बीच में फ्रिक्शन पैदा होते हैं और उस दौरान यहाँ पे एक मैसिव एनर्जी जनरेट होते हैं। उस एनर्जी का अमाउंट कितना है हम लोगों ने देखा यहाँ पे 800 to 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इस एनर्जी का नाम क्या है? इस एनर्जी का नाम है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी 3 तरह का हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप से इसका? एक है ग्राउंड वाटर, एक है हार्ड रॉक्स, एक है मैग्मा। अब हम लोगों को मालूम है कि क्रस्ट का जो लेयर है, ऊपर का जो पपड़ी है अर्थ का, वो सॉइल या रॉक से बना हुआ है। वो कुछ किलोमीटर तक ही जाके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें मालूम है कि पृथ्वी के ग्राउंड वाटर स्टोरेज होते हैं, जो इस एनर्जी के चलते, जो फ्रिक्शंस की वजह से जो एनर्जी पैदा होते हैं, उससे वो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे गर्म होते हैं और बहुत सारी जगह पे पृथ्वी में हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत के जो हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहाँ पे मणिकर्ण एक जगह है जहाँ पे ऐसा हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। अदर हैंड जो बेट रॉक होते हैं जिसके ऊपर सॉइल का फॉर्मेशंस होते हैं, वो रॉक्स भी इस एनर्जी के चलते गर्म हो सकते हैं और उस एनर्जी को हम लोग किसी तरीके से अगर एक्वायर कर ले तो हम लोगों ने बताया था कि एक पूरे शहर का 1 महीने का पावर सप्लाई हमें मिल सकता है। लेकिन एक दिक्कत भी है, नेचर को बिना जाने अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कतें आ सकते हैं। समझ लीजिए कि उस हार्ड रॉक को या हार्ड बेड रॉक को, जिसमें जो एनर्जी स्टोर है, उसको अगर हम कैसे भी करके एक्वायर कर ले तो क्या होगा, टेम्परेचर को खींच लेने से रॉक्स में सिकुड़न होगा, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पृथ्वी में भूकंप आ सकते हैं। तो कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भूकंप भी ना आए और हमें वो एनर्जी भी प्राप्त हो जाए। लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज मैग्मा। अगर हम इस मैग्मा चेम्बर के एनर्जी को एक्सेस कर पाए तो पृथ्वी में कभी भी एनर्जी का क्राइसिस नहीं होगा। आपके घरों में 24 घंटे फ्री में बिजली आ सकते हैं अगर हम मैग्मा वाले एनर्जी को एक्वायर कर पाते हैं तो। लेकिन ये इतना विशाल है, इतना अमाउंट इसका ज़्यादा है और इतना डेंजरस है, हम इस एनर्जी को कभी एक्वायर नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। ग्वाटेमाला एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट इस एनर्जी के बारे में रिसर्च करने गए थे, लेकिन जहाँ पे लोग खड़े थे उस एरिया के सारे जो सेडिमेंट्स हैं, नीचे का सरफेस का जो सेडिमेंट्स है, वो सारे मैग्मा बन के लिक्विड स्टेट में आ गए थे। ऊपर का पपड़ी सिर्फ टिका हुआ था। अचानक से जब वो लोग पहुँचे, पूरे के पूरे सरफेस धंस गए और सारे साइंटिस्ट का मौत हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे एनर्जी को एक्वायर करना कितना मुश्किल है। तो एस्थेनोस्फीयर में क्रस्ट और मैंटल के फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा होते हैं, उस एनर्जी को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। सिमिलरली कोर और मैंटल के बीच में फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ एनर्जी पैदा होगा। यहाँ पे जो एनर्जी पैदा होता है, हम लोगों ने बताया था, इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी बनते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी कैसे बनते हैं? इसका एकमात्र कारण है क्योंकि कोर में जो सेडिमेंट पाए जाते हैं उसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। आयरन और निकेल एंड फेरियम का एक्युमुलेशन ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे जो एनर्जी पैदा होगा, उस एनर्जी का मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होगा और इसी के वजह से पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्रिएट हो पाते हैं और जियोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मेशंस होते हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग लेयर में फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी पैदा होते हैं डिफरेंशियल मोशन के चलते, हम लोगों ने उसको देखा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को हिट कीजिए। मैंने अपने वीडियो के जो एनालिटिक्स हैं उसमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो चैनल को देखते हैं या वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। करीब 42% ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।